नमस्कार एंड वेलकम टू विनायक एजुकेशन। मैं हूं दिवाकर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था जो पेपर 1 के पार्ट बी में पॉलिटी का सिलेबस दिया हुआ है, उसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे अपने संविधान को, संविधान का ऐतिहासिक आधार और उसका विकास वाला पॉइंट हम लोग कवर अप कर रहे हैं। तो इसी को बढ़ाते हुए हमको आज आगे बढ़ना है और इसमें हमको देखना है कि और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे संविधान में ऐतिहासिक आधार इसका बनी है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक चीज हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना कि छोटे रास्तों को अपनाने की बजाय क्या करना है, हमको सही रास्तों पर चलना है। क्लियर है बात? शॉर्टकट की बजाय हमको क्या करना है, जो एथिकल और जो सही पाथ है उसको फॉलो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम और देख लेते हैं कि आज की क्लास में क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो 1853 का चार्टर एक्ट हम लोग देख रहे हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, कंपनी के शासन को रेगुलेट करने के लिए। याद आया 10 लाख पाउंड का कर्जा, फिर 14 लाख पाउंड मिले, वहां से हम लोग बढ़ते बढ़ते 1833 तक आ चुके थे। क्लियर है? अब उसके बाद देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1853 में जो ये चार्टर था, ये क्या था? अंतिम चार्टर था। इसके बाद आप देखोगे स्वतंत्रता संग्राम होगा भारत का पहला, उसमें फिर हम देखते हैं 1858, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था क्या होगा, फिर वायसराय अपॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? ब्रिटेन का जो क्राउन है, मतलब वहां पर साम्राज्ञी हैं जो, वही सीधे अपने नियंत्रण में ले लेंगी और कंपनी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो यहां देखेंगे ये क्या है, ये अंतिम चार्टर है। याद रखना है अंतिम चार्टर। आपसे पूछ सकते हैं कि अंतिम चार्टर कौन सा था, तो आपको याद रखना है पहला चार्टर कब आया, लास्ट चार्टर कब आया। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्लियर? तो आपको कमेंट करके बताना है जब आप वीडियो देखते हैं कि ये आंसर इसका है। पूरी लाइन लिख दें और अपना आंसर लिख दें। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। भारतीयों की ओर से कंपनी शासन की समाप्ति की मांग, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत यहां पर क्या हो रहा था, याद रखना 1793 जो बताया था वहां पर क्या हुआ था, आपको बताया स्थायी बंदोबस्त राजस्व वाली प्रणाली। तो यहां पर कंपनी ने क्या किया था, चूसना शुरू कर दिया था। भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। जैसे बोलते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या है? कृषि। ठीक है? इंडियन इकोनॉमी किस पर बेस्ड है? तो कृषि प्रधान देश है अभी भी भारत, है ना। तो याद रखना क्या हुआ वहां पर, जब इतनी बुरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होने लगा तब फिर क्या हुआ, भारतीयों ने भी मांग की किसे? इसे खत्म करने की, कंपनी के शासन को। इसके बाद देखेंगे तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था डलहौजी, इसने भी रिपोर्ट दी कहां पर? ब्रिटेन की संसद में, कि अब क्या करना चाहिए, कंपनी के शासन को खत्म कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट जो कि लास्ट चार्टर एक्ट था, इसकी कुछ विशेषता रहेंगे, आपसे पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि फलाने चार्टर में क्या आया था, सबसे पहली बार क्या आया। तो आपको बताना है कि भैया चाय और चीन पर एकाधिकार कब समाप्त कर दिया, कब पादरी को आने की अनुमति दे दी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे एमसीक्यू में। क्लियर है? और आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है कि एमसीक्यू के रूप में हम कैसे इसको पढ़ेंगे। तो जब हमारा एक टॉपिक कवर हो जाएगा उसके बाद आपको एमसीक्यू भी लगवाए जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या हो गया था, 1773 से यह बात आ गई थी कि अब इनडायरेक्टली ब्रिटेन की संसद और बोले कि वहां के क्राउन का क्या हो गया है, यहां पर नियंत्रण हो गया है। रेगुलेट करने के लिए कंपनी को रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट, कार्यकारिणी परिषद के कानूनी सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है? जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको सदस्य था, उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अब ये किसकी कार्यकारिणी परिषद है? तो ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है। याद रखना क्या बताया था मैंने, जब ये सारी चीजें बनती जा रही थी कितने सदस्य होते थे? 4 होते थे। उस सब क्लास में भी आपसे पूछा था। बंगाल के लिए पृथक गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। क्लियर है? अब आप लोग आंसर देंगे कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया, और आपको बताना है इसका आंसर कि किस एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के उपाध्यक्ष की नियुक्ति, मतलब जो वाइस रहता है, जो डेप्यूटी रहता है, उसकी नियुक्ति का अधिकार दे दिया गया।
आगे बढ़ते हैं। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक व्यवस्था कर दी गई। मतलब हम जो देखते हैं कि अलग अलग कार्यों को अलग अलग लोग करते हैं, तो ये यहां से व्यवस्था कर दी गई। प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अलग होगा और आपका लेजिस्लेटिव वर्क अलग होगा, याद रखेंगे। कहां से आ रहा है ये? तो 1853 के एक्ट से आ रहा है। कौन सा है ये? तो लास्ट चार्टर है। क्या है ये? लास्ट चार्टर एक्ट है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। कौन सा है? तो लास्ट है। पहला कब आया था ये आपको बताना है। कब आया था? 1793 में आया था, 1784 में आया था, या फिर 1773 में आया था। क्लियर है? अब देखो, निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या जो 24 हो गई थी। निदेशक मंडल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य हो गए थे, अब उनको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। क्लियर है? कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था कर दी गई। क्लियर? किसके द्वारा? 1853 के एक्ट के द्वारा। भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में भी विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अभी मैंने आपको बताया था एक पुराने एक्ट में लॉर्ड मैकाले वाला फंडा कहां से आया था कि विधि आयोग सबसे पहले गठित किस एक्ट के अंतर्गत किया गया। ऑप्शंस क्या है आपके? मैं आपको ऑप्शन देता हूं। 1793 का चार्टर, 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर, या फिर नन ऑफ दी अबव। अब आपको ये बताना है कि ये कहां से प्रावधान आया। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर एक नेक्स्ट एक्ट आएगा आपका 1858 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1858 का अधिनियम। ठीक है, तो 1858 वाले अधिनियम में क्या होगा हम सभी जानते हैं। भले ही तैयारी अभी से करंटली प्रेजेंट में हम तर्क करना शुरू कर रहे हैं या फिर हमने पहले करा है, हिस्ट्री तो हम इंडिया की जानते हैं कि 1857 में जो क्रांति हुई थी वो वन ऑफ द बिगेस्ट क्रांति थी। कसमें? भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में। ठीक है, उसको कई विभिन्न विद्वानों ने क्या बोला? अलग अलग मत दिए। ठीक है, तो इसे जनरली क्या बोला जाता है? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, किसने बोला? वीडी सावरकर साहब ने बोला। तो याद रखना है जब 1857 की क्रांति हो गई तो उसके बाद अंग्रेजी सरकार, कंपनी की सरकार पूरी हिल गई। मतलब कंपनी और अंग्रेजी सरकार हिल गई कि ये हमारे पैरों के नीचे जमीन कैसे हिलने लगी। ठीक है, तो ये 1857 की गूंज ब्रिटेन की संसद में भी, पार्लियामेंट में भी सुनाई दी। तब फिर वहां पर क्या हुआ? उनकी नींद टूटी और बोला गया कि ये जो भी थे, सारी चीजें थी, कंपनी सब खत्म होती हैं, जो गवर्नर जनरल थे सारे खत्म होते हैं, और डायरेक्टली जो भी क्या है ब्रिटेन है वहां पर जो साम्राज्ञी आपने देखा होगा ना, विक्टोरिया के नाम पर ही चलता है। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया। तो वहां बताया गया कि इनके प्रतिनिधि के रूप में जो कार्य करेगा भारत में वह क्या कहलाएगा? वायसराय कहलाएगा। ठीक है, अब हमको ये पता है कि क्या है, गवर्नर जनरल ही वायसराय बन गया। क्लियर है बात? तो ये सारे कुछ एक पॉइंट्स आएंगे आपके पास जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन कहां से बनेंगे? अगर इजी क्वेश्चन आएंगे तो कैसे एमसीक्यू बनेंगे? भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रमुख प्रावधान देखते हैं। भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके क्या कर दिया? उत्तरदायित्व किसके पास दे दिया? ब्रिटेन की संसद को सौंप दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसे सौंप दिया गया? ब्रिटेन की संसद को। अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से राज्य सचिव को चलाना था। किसे चलाना था? राज्य सचिव को चलाना था। और इसके लिए भी प्रावधान थे। इसकी हेल्पिंग हैंड कौन थे? इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत का परिषद, भारतीय परिषद, इंडियन काउंसिल थी, उसका गठन किया गया। अब यही जो राज्य सचिव है, इसे भारत में जब ये आएगा तो इसे क्या बोलेंगे? भारत सचिव। जब हम आगे पढ़ेंगे कि आप पढ़ते हैं ना 1909 में क्या आया? मार्ले मिंटो एक्ट आया। 1919 में क्या आया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर एक्ट आया। तो ये दो लोग कौन हैं जिसमें चेम्सफोर्ड कौन रहेगा? तो चेम्सफोर्ड रहेगा भारत का वायसराय या फिर हम बोले फॉर्मरली नोन एज गवर्नर जनरल। और इसमें मॉन्टेग्यू कौन रहेगा? तो वह रहेगा भारत का राज्य सचिव या भारत सचिव। क्लियर है बात? आगे बढ़े चलो। भारत के गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। और ये कौन था? तो ये क्राउन का प्रतिनिधि था। कौन था? क्राउन का प्रतिनिधि। देखो इस
जो भी थ्योरी है या फिर जो भी कॉन्टेक्स्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझते जाना। जो भी आपके सामने स्लाइड्स पर या फिर मैं लिख के बताऊंगा वहां से ही क्वेश्चन आएंगे, ये आपको भरोसा कर लेना है। क्लियर है बात? और क्या कर दिया गया, उसे भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार काम करने के लिए क्या कर दिया गया, कंपल्शन कर दिया गया, फिर बाउंड कर दिया गया। क्योंकि जो भारत सचिव था वही कौन था, राज्य सचिव। क्लियर है? और राज्य सचिव के अंतर्गत ही ये सारे लोग आ रहे थे, क्राउन का प्रतिनिधि जो कि वायसराय था, ये सारे कोई। क्लियर है? तो याद रखना है आपको, राज्य सचिव कौन है, ठीक है, वायसराय कौन है, ये सारी चीजें आपको याद में रखना है। भारत मंत्री को वायसराय से गुप्त पत्र व्यवहार तथा ब्रिटिश संसद में प्रतिवर्ष भारतीय बजट पेश करने का अधिकार दिया गया। अब ये भारत मंत्री कौन है, तो वही है। क्लियर है? भारत के लिए मंत्री जो भी ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाया गया है उसकी बात यहां हो रही है। तो आपको क्या रखना है कि ये जितने भी गुप्त पत्र, कॉन्फिडेंशियल जो भी बातचीत होती है वह चीज, और भारत के लिए बजट बनाना है तो किसको अधिकार दिया गया, भारत मंत्री को। आगे बढ़ते हैं, कंपनी की सेवा को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया, ये तो हम समझ ही गए हैं। आगे बढ़े, इस प्रकार प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। आपको याद रखना है कैनिंग, क्या याद रखना है हमको, कैनिंग। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, 1 नवंबर 1858 को क्या होगा, 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया है वो कुछ इंपॉर्टेंट घोषणा करेंगी। अब क्या करेंगी, चूंकि देखो लड़ाई हो गई थी, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, क्यों हुआ था उसको आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि भैया यहाँ पर क्या गए थे, चर्बी वाले कारतूस भी एक रीजन था। दूसरा क्या था, धार्मिक कारण भी था कि क्या कर रहे थे, समुद्र पार करके लड़ने के लिए भेज रहे थे। इसके अलावा आप देखें कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। क्लियर है? सामाजिक जो भारत में हम बोले रूढ़िवादिता थी, उसको क्या किया था, अंग्रेज जब आए तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, इसको मॉडर्नाइज करें। तो वहां पर सामाजिक जो नियम कायदे हैं उनमें भी दखलंदाजी हो रही थी। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि क्या हुआ था, दास प्रथा बंद कर दी। दास प्रथा उन्मूलन कब हुआ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, दास प्रथा उन्मूलन किस एक्ट के अंतर्गत हुआ और किस सन में हुआ। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये घोषणा में क्या क्या बताया गया कि प्रजा को साम्राज्य के अन्य भाग, मतलब कि जो ब्रिटेन का साम्राज्य है उसकी जो प्रजा है उसी के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। अभी तक क्या थे, अभी तक थे कि दूसरा देश है उसको लूट रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। अब लेकिन देखा कि यहाँ धार्मिक मामले में गड़बड़ हो रही है। और फिर एक बात क्या थी कि जो ब्रिटेन की कंपनी थी और फिर क्या हो रहा था, गवर्नर जनरल था, तो भारत में सेना तो चाहिए, तो भारतीय सैनिकों को भी भर्ती बहुत तादाद में किया जाता था। फिर यहां पर क्या हुआ कि भारतीय सैनिकों की संख्या लिमिट में कर देंगे। क्लियर है? ताकि क्या हो, रिवोल्ट अगला ना हो पाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोगों के साथ लोक सेवाओं में अपनी शिक्षा, उनकी जो योग्यता है और विश्वसनीयता के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष भर्ती में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी तक क्या होता था, आप पढ़ेंगे कि सारे जो भी हायर पोस्ट थे वहां पर ब्रिटेन के लोग ही काबिज थे या फिर पदों पर बैठे हुए थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ एक इनकी महत्वपूर्ण घोषणाएं थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1858 में जब वायसराय आ गया, राज्य सचिव आ गया, भारत का सचिव आ गया और बहुत सारी चीजें बदल गई, कंपनी का शासन खत्म हो गया। उसके बाद आता है आपका भारत शासन परिषद या फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, 1861 का एक्ट। तो आपको याद रखते हुए चलना है। इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या रहेंगी, गवर्नर जनरल की विधान परिषद में संख्या में वृद्धि की गई। अब इस परिषद में कम से कम 6 और अधिकतम 12 सदस्य हो सकते थे। क्लियर है? अब देखो, गवर्नर जनरल को विधायी कार्य के लिए नए प्रांतों का निर्माण, ठीक है, विधायी कार्य मतलब क्या होता है, जो भी कानून से निर्मित कार्य, कानून बनाना है, ये क्या है, विधायी कार्य हो गया। ठीक है, बैठक कर रहे हैं, ये क्या है, विधायी कार्य होगा। आप देखते हैं ना, जो भी विधानसभा में कार्य किया जाता है, जो भी लोकसभा में, राज्यसभा में कार्य होता है, वह सभी कुछ किसके अंतर्गत आता है, विधायी कार्य के अंतर्गत आता है, लेजिस्लेटिव वर्क के अंतर्गत आता है। और जो भी आप देखते हैं एग्जीक्यूशन है वो किसके अंतर्गत आएगा, कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा। जो भी न्याय प्रणाली है वह किसके अंतर्गत आएगी, न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत आएगी। इस तरह ये 3 आपको चीजें पता होंगी। क्या होता है, लेजिस्लेटिव होता है, लेजिस्लेचर बोलते हैं हम उसे। ठीक है, इसके बाद एग्जीक्यूटिव होता है और न्याय तंत्र को क्या बोलते हैं हम, जल्दी से बताएं, जस्टिस सिस्टम।
ठीक है, तो तीनों चीजें होती हैं, यहां पर आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़े। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। क्या दे दिया गया? अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जिसे हम बोलते हैं, जो आपने बहुत बार देखा होगा। ऑर्डिनेंस आता है जब, कब आता है ऑर्डिनेंस, ये हम आगे पढ़ेंगे। यहां याद रखना, गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। क्लियर है? आप अगर भारतीय संविधान में देखें तो बहुत सारी चीजें यहीं से आई हुई हैं। ठीक है, इसके बाद हम 1935 का अधिनियम भी पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे अडॉप्ट किया है अच्छे अच्छे क्लॉजेस को भारतीय संविधान में। ठीक, तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार, आर्टिकल, अगर वर्तमान के संविधान की बात करें तो कहां पर आएगा अध्यादेश जारी करना है? राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए, तो ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आर्टिकल, और ये है राज्यों के राज्यपाल का आर्टिकल। आर्टिकल 1, 2, 3 के अंतर्गत क्या होता है? आर्टिकल 123 के अंतर्गत भारत का जो राष्ट्रपति है वह क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी करने की पावर रखता है, जारी कर सकता है। इसकी अधिकतम समय सीमा होती है 6 महीने और 6 हफ्ते, मतलब 6 मंथ एंड 6 वीक्स। ये इसकी क्या है? मैक्सिमम वैलिडिटी। ऐसे ही आप देखें तो राज्यों में राज्यपाल क्या है? सबसे बड़ा है, बोलते हैं राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, तो इसके पास भी 213 के अंतर्गत ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। चलो कम टू द पॉइंट। गवर्नर जनरल को कहां से मिला? तो 1861 के नियम से मिला। वायसराय परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, इसके तहत पोर्टफोलियो व्यवस्था। अब याद रखना, यहां पर कीवर्ड्स आ रहे हैं आपके पास, तो उनको आपको याद रखना है। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। क्या याद रखना है हमको? याद रखना है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है सर? पोर्टफोलियो आपने देखा होगा, राज्यों में देखें तो विभाग, या फिर सेंट्रल में देखेंगे हम तो क्या कहलाते हैं? मंत्रालय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मंत्रालय। ठीक है, विभिन्न मंत्रालयों के क्या रहते हैं? मंत्री रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं। अभी आगे हम देखेंगे कैबिनेट मंत्री रहता है, फिर क्या रहता है आपका? एमओएस रहता है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। उसके बाद देखें तो उप मंत्री रहते हैं, और फिर बहुत सारे आपके टोटल 3 प्रकार हैं, और एक्सटेंडेड आप देखेंगे मंत्री परिषद में तो 4 आपके पास प्रकार हो जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखो एक आता है शाही उपाधि अधिनियम 1876। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी कि यहीं से सबसे पहले क्या हुआ? भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। किसे? विक्टोरिया को। क्लियर है? किसे? विक्टोरिया को। ठीक है, समझ में आता जा रहा है ना? और सारी कुछ चीजें याद रखना। 18 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत की साम्राज्ञी। किस एक्ट के अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया को भारतीय साम्राज्ञी या फिर भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया? तो आपको याद रखना है कौन सा है? 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। कौन सा है? 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार को अंतरण मान्य किया गया। मतलब कि जो भी भारत सरकार थी वह कैसे हो रही थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर बोलें ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में थी, और ये भारत साम्राज्ञी घोषित कर दी गई। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली पावर किसके पास आ गई? क्राउन के पास आ गई, ब्रिटेन के क्राउन के पास आ गई। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया के पास आ गई, जैसा कि अभी भी आप देखते हैं, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये यहां से आपके पास शुरू होते हैं वास्तविक, जहां पर क्या हुआ? भारतीयों को थोड़े बहुत अधिकार मिलना शुरू हुए, और यहीं से आप देखेंगे 1909 में क्या है? मार्ले मिंटो। यहां पर आपको क्या है? मिंटो वायसराय है, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, वहां पर उपाधियां दी जाती थी, लॉर्ड की, सर की, और विभिन्न उपाधियां। और मार्ले कौन है? तो मार्ले है यहां का राज सचिव या भारत सचिव। क्लियर है बात? समझ में आ गया? इसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों में सांप्रदायिकता का बीजारोपण करना इसका उद्देश्य था। किसका उद्देश्य? 1909 के मार्ले मिंटो। सुधार इनको बोला गया था, लेकिन ये क्या एक्चुअली में सुधार थे, तो हम ये भी देखेंगे जब पूरा आप डिस्कस कर लेंगे, तो अब आपको समझ में आएगा कि ये सुधार तो कुछ था ही नहीं, उल्टा क्या था? यहाँ पर फूट डालने की व्यवस्था, समाज को छिन्न भिन्न करने की व्यवस्था के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। क्या बोल रहा है? सांप्रदायिकता का बीजारोपण।
मतलब संप्रदाय के आधार पर बांटना, विभाजन करना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखते हैं इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। अभी याद रखना क्या बोला था मैंने, कि जो भी आपका नए प्रांत बनेंगे वहां पर विधायिका बनेगी विधायी कार्यों के लिए। तो यहां याद रखोगे केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद, जब विधायिका बनेगी तो वहां पर परिषद में सदस्य तो होंगे ना। तो क्या हो रहा है, संख्या में वृद्धि हो रही है। कहां से? 1909 के अधिनियम से। अब ये पूछते हैं क्या सर, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नहीं पूछते हैं। ठीक है, आपसे पूछते क्या है, वो सारे फैक्ट आपको बताएंगे। सभी निर्वाचित सदस्य कैसे थे, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जा रहे थे। अब देखो आगे देखो, सबसे पहले पृथक निर्वाचन व्यवस्था यहां पर प्रारंभ की गई। जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे यहां पर इन्हें विशेष रियायत दी गई। अब बोलो कि पृथक निर्वाचन क्या है, तो इनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। वहां पर केवल उसी पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है वही लोग वोट कर पाएंगे, इसके राइट्स दिए गए। और ये कानून कैसे बना, तो 1909 के मार्लेमेंटो सुधार से। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात से प्रतिनिधि भेजने का अधिकार भी दिया गया। क्लियर है बात। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति हुई पहली बार। अब इनका नाम आपसे पूछा जाता है, स्टार लगा लो यहां पर। वह कौन रहेंगे, तो याद रखना उनका नाम क्या है, सत्येंद्र सिन्हा। सत्येंद्र सिन्हा के रूप में क्या हुआ, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहले भारतीय कौन नियुक्त हुआ, तो सत्येंद्र सिन्हा को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, विधायिका के कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। अब देखो, सदस्यों को बजट प्रस्ताव करने, जनहित के विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अभी तक क्या था, अभी तक क्या गुंडागर्दी चल रही थी। अब यहां पर क्या हुआ, थोड़ा इन्होंने लिबरल या फिर हम देखें थोड़ा उदार होना शुरू किया। क्यों? क्योंकि ये जान गए थे कि भारतीयों पर कंट्रोल किसके द्वारा, बोल सकते हैं ना, जो ताकत के द्वारा नहीं किया जा सकता। इन्होंने फिर क्या किया, आप देखो कि फूट डालो हड़प करो नीति जब पहले से चली आ रही थी, उसको समाज में फिर क्या किया, पहले तो राजा चल रहे थे, फिर यहां पर क्या हो गया, साम्राज्य आ गई। तो ये आप देखेंगे कि ये क्या किया, समाज में बंटवारा पैदा कर दिया। ठीक है, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि क्या होते हैं नरम दल, गरम दल। तो ये क्या है, बंटवारे ही हो गए। कई लोग मानते थे कि इनसे हम अनुनय विनय करें, कई लोग मानते थे कि हम क्या करें, बम बंदूक पिस्तौल का यूज करें। ठीक है, तब ये लोग क्या करेंगे, हमारी बात मानेंगे। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़े। जिन विषयों को विधायिका के क्षेत्र से बाहर रखा गया था वे कौन से थे, तो वे थे सशस्त्र सेना, विदेश संबंधी और देशी रियासतों के मामले। अब देखोगे यहां पर एक चीज आपके पास आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर आप आगे पढ़ोगे कि जो सांप्रदायिक क्या था, प्रतिनिधित्व था, मतलब कि निर्वाचन, पृथक निर्वाचन प्रणाली कहां से आई, 1909 के अधिनियम से आई। अब 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया, यहां पर इसको और क्या कर दिया गया, एक्सटेंशन कर दिया गया। क्लियर है, क्या कर दिया गया, इसका और अधिक विस्तार कर दिया गया। अब यहां पर आपको इतनी डिटेल में पढ़ाने का मोटो क्या है, ताकि क्वेश्चन अगर अंदर से आ जाए, सुपरफिशियली तो हर कोई पढ़ लेता है कि कहां से पहली बार पादरी आया। क्लियर है, उसने पूछ लिया किस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, भारत की साम्राज्य घोषित किया गया क्वीन विक्टोरिया को, तब फिर क्या हो जाएंगे, तोते उड़ जाएंगे हमारे। तो हमको क्या करना है, सारे जो भी उसने पॉइंट दिया है अपने सिलेबस के अंतर्गत, उसके सारे क्या करना है, हमको पॉइंट के एस्पेक्ट कवर करते हुए चलना है। चलो 1919 पर आ जाते हैं। इसमें देखेंगे होम रूल लीग, 1916 में क्या हो रहा था, होम रूल आंदोलन वगैरह ये सब हो रहे थे। तो यहां पर क्या बोला गया था, यहां पर होम रूल लीग में बोला गया था, होम रूल आंदोलन मतलब स्वशासन, उत्तरदायी शासन। तो यहां पर धीरे 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 3 साल बाद क्या हुआ, इन्होंने बोला अच्छा हम ठीक है करते हैं व्यवस्था, करते हैं प्रबंध, ये वाला डायलॉग दिया। और फिर क्या किया गया, भारत मंत्री मॉन्टेग्यू था और कौन था, तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड। इसने क्या किया, देखो वहां पर उत्तरदायी शासन व्यवस्था, जो अकाउंटेबल हो। ठीक है, अकाउंटेबल हो। अब यहां पर देखना, बोल तो दिया कि हम उत्तरदायी शासन व्यवस्था कर रहे हैं, मतलब कि कौन सा व्यक्ति किस कार्य किसके लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, जैसे अभी हम देखते हैं ना कि अगर ये कार्य नहीं हुआ तो फिर क्या होता है, जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।
क्लियर है। लेकिन यहां पर आप देखोगे यहां पर क्या हो जाएगा, एक मूर्ख बनाना या फिर बोले हम बहुत क्लियर तरीके से क्लेवरली क्या करेंगे, वो बाईपास कर देंगे कि बोलते तो हैं कि हाँ उत्तरदायी शासन दे रहे हैं हम, ठीक है, अकाउंटेबल आपको क्या कर रहे हैं हम, गवर्नेंस दे रहे हैं, लेकिन अभी आप देखोगे कि फिर विषय में बांट देंगे दो भागों में, और जो आपको जो मेन विषय हैं, जो क्रीम विषय हैं, वो क्या कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, और जो जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं जिसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, जो अकेले कुछ कर ही नहीं सकते, आपको दे दिया कि आप स्कूल खोलें। अब लेकिन वित्त का अधिकार मेरे पास है, अब आप स्कूल कैसे खोलोगे, ठीक है, आपको इंफ्रा डेवलप करना पड़ेगा, जो टीचर है उसकी फीस देनी है, बच्चों के लिए क्या करना है, पूरा इंफ्रा आपको करना है। तो ये वित्त हमने खुद रख लिया और स्कूल आपको दे दिया, शिक्षा आप करो, ठीक। तो गालियां किसको पड़ेंगी और मलाई कौन खाएगा, यहां से आपको ये याद रखना है, ठीक है। अभी एक पॉइंट यहीं से आएगा, द्वैध शासन, प्रांतों में डायरकी, द्वैध शासन कहां से आया, ठीक है। तो ये सारे कुछ आपके पास आएंगे पॉइंट्स। अब देखो, जो क्वीन विक्टोरिया थी, इनके पुत्र थे आर्क ड्यूक कनॉट, इनके पास ये क्या है, ड्यूक की ये सारी कुछ क्या है, उपाधियां हैं, और कनॉट क्या है, आपने देखा होगा ना, कनॉट प्लेस दिल्ली में है, बहुत फेमस है, गोल गोल सफेद कलर के पिलर और बिल्डिंग देखी होगी आपने। तो 1921 में लागू किया गया, यहां पर स्टार लगा लेना कि 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब से लागू किए गए या किसके द्वारा लागू किए गए, तो याद रखना आर्क ड्यूक कनॉट ने 1921 में लागू किया जब भारत आया, ठीक है। इस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यता अधिकतम सीमा का जो बार था वो हटा दिया गया, क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई और कार्यकाल 5 वर्ष का कर दिया गया। अब देखो, केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन थे, अभी हमने देखा ना, विधायिका गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिए थे, फिर केंद्र में विधायिका थी, प्रांत में थी, तो वही बात हो रही है, केंद्रीय विधायिका जो थी इसमें 2 सदन थे, विधानसभा और राज्य परिषद, ठीक है। विधानसभा क्या थी, लोअर थी, और राज्य परिषद क्या थी, उच्च सदन था। विधानसभा में 134 सदस्य होते थे, जिसमें से 104 जो थे वो निर्वाचन से आते थे, और 30 कैसे थे, तो नामांकन नॉमिनेशन के द्वारा आते थे, जैसे कि अभी हम देखते हैं ना, राज्यसभा में नॉमिनेशन होता है, क्लियर है बात, ठीक है। 250 सदस्य संख्या है तो 238 पर चुनाव होगा और 12 सदस्यों का नॉमिनेशन होगा, कहां पर, राज्यसभा उच्च सदन में। तो ऐसे ही यहां पर चल रहा था। अब आपको याद आएगा कि इसने क्यों बोला है ऐतिहासिक आधार, कि जब हम अपना संविधान पढ़ें, जब हम अपना सिलेबस डिकोड करें आगे का, तो हमको समझ में तो आए बैक ऑफ द माइंड कि ये कहानी आ कहां से रही है, क्लियर है बात। चलो, इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ हुआ, इसके अंतर्गत 10% जनता को मताधिकार दिया गया। अब सोचो, अभी क्या है, अभी जो भी 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर का है वह सभी क्या है, एलिजिबल है वोटिंग के लिए। यहां पर क्या होता था, अभी आगे पढ़ोगे, कि आपके पास इतने रुपए हैं, आप इस पद पर हैं, ठीक है, इतने बड़े व्यवसायी हैं, आप इतना कर देते हैं, तभी आपको वोटिंग के राइट्स थे। अभी क्या है, अभी ऐसा है क्या, नहीं, अभी क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार है। अभी क्या है, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, मतलब कि एक वयस्क मताधिकार। वयस्क की सीमा कितनी है, तो 18 वर्ष है भारत में, ठीक। तो याद रखना है यहां पर प्रत्यक्ष निर्वाचन कहां से प्रारंभ हुआ और कितने % जनता को। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करना, ये तो पहले से चला आ रहा है। इसके बाद देखें 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, किस समिति या फिर किस के आधार पर, तो आप देखेंगे एक ली आयोग या फिर जिसे बोलते हैं रॉयल कमीशन, इसके आधार पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। 1919 का अधिनियम था ये। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। द्वैध शासन मतलब क्या होता है, 2 तरीके से शासन, ये क्या है, शासन, ठीक है। अब इसको याद रखना, यहां पर क्या होगा, एक होगा डायरेक्ट, ठीक है, प्रत्यक्ष चीजें हमारे पास रहेंगी कंट्रोल में, और एक क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से रहेगा। और इन्हीं को आप अदल बदल करके बोल दोगे कि हस्तांतरित होते हैं और ऐसे होते हैं सब्जेक्ट। आरक्षित मतलब कि प्रत्यक्ष हमारे पास है, आरक्षित मतलब हमने रिजर्व कर लिया, क्या कर लिया हमने, रिजर्व कर लिया, रिजर्व। और ये क्या है, अप्रत्यक्ष मतलब हस्तांतरित मतलब ट्रांसफरेबल, मूवेबल, है ना। तो याद रखना है चीजें आपको। आरक्षित विषय, आरक्षित विषय में देखो, राजस्व, न्याय, वित्त, मैंने क्या बोला था, वित्त अपने पास रख लिया, फाइनेंस। राजस्व मतलब रेवेन्यू, कलेक्ट करना, और
कहाँ पर आना है, न्याय मतलब आपको क्या दंड मिलेगा, कौन दोषी है, कौन क्या है निर्दोष है, ये पुलिस, ये सारी चीजें कहाँ रख ली, ये कहाँ रख ली, आरक्षित रिजर्व कैटेगरी में रख ली, मतलब रिजर्व सब्जेक्ट में रख ली। ठीक है, अब आरक्षित विषयों की संख्या दिमाग में थोड़ा सा याद रखना, 28 थी, कभी पूछ ले तब, है ना, वैसे तो नहीं पूछेगा। लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन कब आया, 1919 से आया। 1935 जब पढ़ोगे तो वहां पर याद रखोगे कि प्रांतों से तो खत्म कर दिया, केंद्र में लागू कर दिया। क्लियर है बात। हस्तांतरित ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या थे, देखो स्थानीय स्वशासन, जो लोकल गवर्नेंस है वो क्या कर दिया, दे दिया, शिक्षा स्वास्थ्य दे दिया। ठीक है, हस्तांतरित मतलब हम देखते आ रहे हैं ना कि विधायिका वगैरह थी, 10% लोग क्या कर रहे थे, चुन रहे थे, डायरेक्ट लोग चुन रहे थे। 104 और 30 याद आया, 104 डायरेक्ट चुन के आ रहे हैं और 30 कैसे हैं, तो वो नॉमिनी है, यहां से याद रखना। तो ये लोग कहां पर हैं, तो ये हस्तांतरित चीजों में है, राज्य के अंतर्गत, मतलब प्रांतों के अंतर्गत। ये जो चीजें है जहां से आपको पैसे नहीं मिलने, स्वास्थ्य में पैसा मिलता है क्या, नहीं, खर्च किया जाता है, हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, शिक्षा के लिए विद्यालय या फिर स्कूल्स बनाए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज बनाई जाती हैं। स्थानीय स्वशासन, आपको रोड बनाना है, आपको नालियां बनाना है, सीवेज सिस्टम बनाना है, पानी की व्यवस्था करना है, झूले वगैरह या फिर मनोरंजन की चीजें करना है, जो भी चीजें हैं। ठीक, स्थानीय स्तर पर वो क्या है, आपको गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस जो है लोकल बॉडी की, जिसमें अभी हम वर्तमान में देखें तो क्या है, पंचायत स्तर है, और क्या है, फिर आप देखोगे फिर कहां पर है, बीच में है मंडल स्तर, और फिर क्या है, एक आपका जिला स्तर। ठीक है, वहीं अगर आप और जाएं तो यहां पर जो अर्बन लोकल बॉडीज है वहां देखेंगे आप, नगर परिषद रहता है, फिर उसके बाद नगर पालिका रहती है और नगर निगम रहता है। तो यहां पर इनको कोई अधिकार नहीं है, किसका, राजस्व का, वित्त का, न्याय का, पुलिस का, कुछ भी नहीं है। लेकिन इनसे बोल दिया तुम शिक्षा देखोगे, तुम स्वास्थ्य देखोगे, तुम ये करोगे, मतलब जनता से डायरेक्ट कौन जोड़ के रह रहा है यहाँ पर, कि हमारे बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही, बीमार हो गया तो यहाँ पर जाएंगे जो लोग 10% चुन के भेज रहे हैं। याद आया कैसे वो लोग माइंडफुली क्या कर रहे थे, भारतीयों को भारतीयों से क्या कर रहे थे, लड़ा रहे थे। यहाँ पर जो भारत में जो भी चुने गए 104 लोग, वहां पर क्या है, 10% जनता, तो 10% तो केवल वो वर्ग था, लेकिन बाकी लोग भी तो थे ना, 90%। तो वो क्या समझेंगे कि यार ये बंदा काम नहीं कर रहा है, जिसे हमने चुना वो शिक्षा नहीं दे पा रहा है, वो स्थानीय स्वशासन में कोई भी हमको सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। क्लियर है, इतनी सी बात है, आपको समझना है। चलो आगे बढ़े, अब देखते हैं 1 अप्रैल 1921 से द्वैध शासन कहां पर हुआ, बंगाल, मद्रास, मुंबई उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में। ठीक है, 1923 में बर्मा विधान परिषद, और 1932 में जब क्या होगा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की स्थापना होगी, तो उसे भी द्वैध शासन के अंतर्गत ले आएंगे। फिर आप देखोगे 1935 के अधिनियम से सारा कुछ स्क्रैप होगा। अधिनियम द्वारा देश में प्रथम बार द्विसदनात्मक व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था हुई। अभी हमने देखा ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है और द्विसदनात्मक व्यवस्था हो रही है, एक विधानसभा है और एक क्या है, परिषद, मतलब कि उच्च सदन दूसरा वाला, विधानसभा क्या थी, लोअर था। क्लियर है बात। अब देखो निम्न सदन की रचना, निम्न सदन में क्या थे, तो 145 सदस्य थे। ठीक है, जो या तो मनोनीत होते थे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों से चुने जाते थे। इसका कार्यकाल 3 वर्षों का था। ठीक है, 41 मनोनीत होते थे। अब 41 में से भी 26 आधिकारिक और 15 गैर सरकारी सदस्य होते थे। मनोनीत समझ सकते हो कि जो मर्जी अंग्रेजों को समझ में आया, अच्छा लगा, जो उनकी तरफ वाला, तरफदारी करने वाला हुआ, उनको क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया, उनको नॉमिनेट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, 104 निर्वाचित जो हम पढ़ चुके हैं, इसमें से देखेंगे तो 52 जनरल होते थे, इसके बाद 30 मुस्लिम, 2 सिख और 20 विशेष। तो याद रखना है आपको, यहीं से आप देखो कि आपके जो समाज में डिवीजन कहां से होने लगा है, तो 1909 से होने लगा है। और जो मैंने बोला था कि एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंशन कर दिया, तो वो कहां किया, वो आप देख सकते हैं कि समाज में पहले धर्म के आधार पर विभाजन किया। ठीक है, अलग से क्या किया, निर्वाचन का अधिकार दिया। ठीक, धर्म पर आधारित। इसके बाद आप देखोगे कि निर्वाचित हो गए हैं तो फिर वहां पर भी ये डिवाइडेशन कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब।
उच्च सदन की रचना में देखें कि इसमें 60 सदस्य होते थे, कार्यकाल 5 वर्ष का था। और क्या था यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखो कि केवल पुरुष सदस्य ही शामिल होते थे, अभी तक महिलाएं नहीं आई हैं। और यहीं से आप पढ़ोगे 1919 के अधिनियम से पहली बार क्या होगा, महिलाएं आएंगी, इंट्रोड्यूस की जाएंगी। ठीक है, तो कुछ बहुत विशेष बातें होंगी। 26 मनोनीत होते थे। इसके बाद देखें 34 निर्वाचित होते थे, जिसमें से 20 जनरल, 10 मुस्लिम, 3 यूरोपीय, 1 सिख। तो ये सर पूछेंगे क्या, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। क्यों, एक आपको क्लैरिटी देने के लिए। क्लैरिटी किसकी, तो ये कैसे डिवाइड हो रहे हैं। देखो 26 34 का ऐड करोगे, सम करोगे तो कितना आना है, 60 आना है, ताकि आपको समझ में आए कि नॉमिनेट कौन हुआ है और निर्वाचन कहां से हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को क्या दिया गया, प्रत्यक्ष मताधिकार दिया गया। कितने लोगों को दिया गया, तो इतने लोगों को दिया गया। ठीक है, जो मान लो इतना टैक्स देता है, तो वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। इस अधिनियम के द्वारा भारत में सबसे पहले महिलाओं को क्या किया गया, मतदान करने का अधिकार दिया गया। सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो 1921 में लागू किया गया। किसके द्वारा, विक्टोरिया के पुत्र कनॉट के द्वारा। क्लियर है बात। और विश्व की बात करें तो थोड़ा हम जनरल नॉलेज देख लेते हैं कि 19 सितंबर 1893 में न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश था जहां पर महिलाओं को अधिकार दिए गए थे। किसके, वोटिंग राइट्स। चलो क्लियर है, आगे बढ़े। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, क्योंकि हमने देखा मुस्लिम तो 1909 में आ गए थे, फिर यहां पर क्या आ गए, सिख आ गए, ईसाई आ गए। इसके अलावा आप देखेंगे एंग्लो इंडियन, जो कि 2020 में संविधान में संशोधन करके खत्म कर दिया गया। ठीक है, एंग्लो इंडियन देखें तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में 1 सदस्य होता था, लोकसभा की बात की जाए तो वहां पर 2 सदस्य होते थे। इनका प्रावधान खत्म कर दिया गया है। अब अगर कोई न्यूज फॉलो करता है या फिर आप पढ़ते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं, तो आपको कमेंट करके बताना है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ये व्यवस्था लाई गई। ठीक है, एंग्लो इंडियन का क्लॉज खत्म कब किया गया। आप देखो एक लोक सेवा आयोग, जो मैं पहले बता चुका हूं 1926, है ना। 23 में क्या हुआ था, ली आयोग बना था। फिर उसकी अनुशंसा पर 1926 में रॉस बार्कर की अध्यक्षता में, ये क्या थे, केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो बना था, उसके पहले अध्यक्ष रॉस बार्कर थे। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। अब मैंने आपको बताया कि ये उत्तरदायी शासन आखिर था कैसा। आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में से बांट दिया गया था। आरक्षित विषय जिनमें कि राजस्व, न्याय, पुलिस, इसके अलावा क्या होता है, फाइनेंस मतलब वित्त, ये जो क्रीम के डिपार्टमेंट थे या फिर पोर्टफोलियो या फिर सब्जेक्ट्स थे, उनको अंग्रेजों ने अपने पास रखा। और जो ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स थे वहां पर क्या कर दिया, वहां पर सदस्यों को दे दिया गया। ठीक है, तो याद रखना है आपको। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 निश्चित की गई। क्या की गई, 12 निश्चित की गई। लंदन में भारत के लिए सर्वप्रथम हाई कमिश्नर की नियुक्ति हुई। भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्च आयुक्त को स्थानांतरित किया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आप देखें नरेश मंडल, नरेश मंडल की स्थापना यहीं से होगी। और 121 नरेश थे तो कितने मंडल बन जाएंगे, यहाँ पर 121 नरेश मंडल बन जाएंगे। और फिर आप देखोगे कि ये नरेश मंडल है, मतलब कि जो रियासतें थी उनके राजाओं का क्या कर दिया, एक इन्होंने काउंसिल बना दी। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, नरेश मंडल का अध्यक्ष वायसराय होता था। नरेश मंडल एक परामर्शदात्री संस्था थी, तो राजाओं को खुश करके रख रहे थे, उनका एक काउंसिल बना दिया। ठीक है, उसमें हेड कौन था, वायसराय। वायसराय कौन था, भारत सचिव के नीचे था। और किसके प्रति उत्तरदायी था या फिर किसका प्रतिनिधि था, तो ब्रिटेन के क्राउन का। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो राजाओं के मंडल बना दिए गए, नरेश मंडल। इसी के विरोध में प्रजा क्या करेगी, प्रजा मंडल बनाएगी। तो ये थोड़ी सारी कड़ियां हैं, इनको आप कनेक्ट करते जाएंगे तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, एज वेल एज आपका क्या होगा, हिस्ट्री जो चल रही है, सारा कुछ क्या है, हिस्ट्री है, तो आपको याद भी होता चलेगा। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह महालेखा परीक्षक, अभी जो आप सुनते हैं कि कैग की रिपोर्ट आई या फिर क्या हुआ, महालेखाकार और जो आपका कंप्ट्रोलर अकाउंटेंट जनरल है, ठीक है, महालेखा परीक्षक है जो भारत का, उसकी रिपोर्ट आई, कैग की रिपोर्ट संसद में रखी गई, कैग की रिपोर्ट में आया ये घपला हुआ, वो घपला हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ, भारत सचिव को अधिकार दिया गया
कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकेगा वह। ठीक है, अब महालेखा परीक्षक का काम क्या होता है कि जो भी आपका खर्चा हुआ है उसको देखना, उसका मिलान करना कि आपने बोला तो मेरे से कि सर मैं 100 रुपये खर्च करूंगा किस पर, कॉपी किताब पेन पेंसिल पर, लेकिन पता चला कि आपने 100 रुपये कहाँ किए, 100 रुपये आपने कुछ और ही काम में खर्च कर दी। तो ये पता कैसे लगेगा? तो ये पता ऐसे लगेगा कि आपने एक कॉपी खरीदी और एक पेन खरीद लिया। ठीक है, इसका आपने मुझे बता दिया सर ये 100 रुपये का आया। अब जो कैग रहेगा, मतलब अभी करंट की बात कर रहे हैं, कैग क्या करेगा? जब आपने खर्चा कर लिया, आपने चीज दिखा दी कि इस के एवज में हमने ये खर्चा किया है, अब वो देखेगा बाजार मूल्य इसका तो 20 रुपये था, इसका कितना है 5 रुपये है, तो बता देगा 25 रुपये का सामान है, आपने 100 रुपये किया है, मतलब इसमें 75 रुपये का क्या हुआ है? घोटाला हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये चीज यहां क्या की गई? नियुक्ति करने का अधिकार किसे दिया गया? भारत सचिव को दिया गया। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़े। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार वगैरह, ये सारी कुछ चीजें हमको याद रखना है। 1919 के एक्ट में क्या था? तो डायरकी थी। ठीक, प्रांतों में द्वैध शासन आ जाएगा, बताया मैंने आपको। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, किस बजट, किस एक्ट के द्वारा? अब देखो, राज्य विधानसभा है वो अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दी गई। किस बजट के द्वारा ये किया गया? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर 1919 के एक्ट के द्वारा ये सारी कुछ व्यवस्थाएं की गई। इतना आपसे कैसे पूछेगा वो? देखो, बहुविकल्पी एमसीक्यू में आजकल कैसे क्वेश्चंस आते हैं? तो एक तो आता है 4 आपके पास ऑप्शंस दे दिए, एक आंसर सही है। अब वह कथन कारण भी देता है कि निम्न में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, या फिर बोल देगा कारण ये है, कथन ये है कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार करें। इसके अंतर्गत राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई। इसके अंतर्गत महिलाओं को क्या हुआ? मताधिकार मिला। और फिर आपको 4 ऑप्शन देगा, कौन कौन से सही गलत हैं। ए बी सी सही हैं, ए और बी सही हैं, सी गलत है, ऐसे आपको शफल करके देगा। अगर आपने थॉरोली पढ़ा है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट कवर किया है जो मैंने बताया है, तब आपसे सारे क्वेश्चन सही बनेंगे। अटेम्प्ट करना एक बात है और सही करना एक बात है। एक्यूरेसी मैटर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। प्री तो पास कर लिया आपने, मेंस भी तो दोगे ना, फिर मेडिकल भी होगा, देन इंटरव्यू भी होगा। तो हमको क्या अप्रोच अपनानी है? सीधा श्योर शॉर्ट आंसर पता होना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर में। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके पास 150 नंबर का पेपर होना है, आपके पास क्या हो सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मालूम ही होंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपके पास एटलीस्ट इतने आंसर श्योर शॉर्ट हो, एक बार में पढ़ते से ही आप बता दो कि हाँ इसका आंसर ये है। वो कैसे होगा? कि जब आप रिवाइज करेंगे और जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो काम आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, उसे आप प्रॉपर फॉलो करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 1919 में क्या बोला गया कि जो हम ये सुधार कर रहे हैं भारत के अंतर्गत, इसका एवेल्युएशन करने के लिए 10 वर्षों के बाद एक आयोग बनाया जाएगा। ठीक है, वही आप सुनते हैं कि 1927 में आ गया, 2 साल पहले, किसके रूप में? साइमन कमीशन के रूप में। ठीक है, तो साइमन कमीशन के रूप में ये आयोग बनाया गया, ये आ गया 1927 में। यहां पर विरोध क्यों हो रहा था? कि सारे सदस्य क्या थे? ब्रिटेन के ही थे, ब्रिटिश ही थे, अंग्रेज ही थे, कोई भी भारतीय नहीं था। तो आप देखेंगे कि लाहौर में क्या हुआ? लाला लाजपत राय की क्या हुई? मृत्यु हुई। और बहुत यहां पर क्या हुआ? साइमन वापस जाओ के नारे वगैरह लगे। ठीक है, इस अधिनियम के पारित होने के समय मॉन्टेग्यू कौन था? तो भारत का सचिव था। और चेम्सफोर्ड कौन था? तो गवर्नर जनरल का ही एक क्या है, नया नाम है 1858 के एक्ट से। आगे बढ़े। द्वैध शासन का जन्मदाता कौन है? फादर ऑफ डायरकी कौन है? तो लियोनस कार्टेस है। इसकी पुस्तक है डायरकी, इसमें उसने बताया है द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन, 2 तरीके से शासन करना कि आप कुछ चीजें अपने पास रिजर्व कर लो, कुछ चीजें फ्री होल्ड पर कर दो। ठीक है, तो ये कौन है? याद रखना है, ये एक एडवांस आपके पास एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा। बाल गंगाधर तिलक ने ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे आ सकता है? मॉन्टफोर्ड आ सकता है। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड का क्या किया है? इनिशियल ले लिया और एक लास्ट ले लिया, है ना। मॉन्टफोर्ड सुधार, इनको तिलक साहब ने क्या बोला है?
अयोग्य और निराशाजनक एक धूप रहित सुबह कहा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ये कथन किसका है। क्योंकि हम देखते हैं कि वर्तमान में सारे ही एग्जाम्स के पैटर्न क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। भले ही आपका एमपीपीएससी का स्टेट सर्विसेज हो या उसके अंतर्गत आने वाले कई एग्जाम्स हो, इसके अलावा जो आपका ईएसबी है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है जो आपका, है ना, जो फॉर्मरली नोन एज व्यापम है, तो आफ्टर ऑल वही है ना, गंगाधारी शक्तिमान है। तो आपको याद रखना है ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना पैटर्न चेंज कर रहे हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से किस सुधार को बाल गंगाधर तिलक ने एक धूप रहित सुबह कहा। अब 1909, 1919 या फिर आपको पहले दे देगा 1893 का चार्टर दे देगा और एक आध बीच में कुछ और फंसा देगा। अगर आपने पढ़ा है कि 1919 को बोला है तभी आपसे बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तुम 1935 का लगा के आ जाओगे जब तिलक साहब थे ही नहीं। ठीक है, तो याद रखना है आपको सारी चीजें। एनी बेसेंट ये क्या है, आयरिश महिला थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन क्या किया था, चलाया था। किसके साथ, तो बाल गंगाधर तिलक के साथ। इन्होंने क्या बोला कि ये इंग्लैंड के प्रस्ताव के योग्य तो है, लेकिन भारत को स्वीकार करने के लिए ये क्या है, टोटली अयोग्य है, इनकैपेबल है। क्या चीज, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो सो कॉल्ड सुधार था। अब सुरेंद्रनाथ बरन जी जो थे, जो भी इन्होंने प्रपोजल दिया था इस के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, 1919 के एक्ट के अंतर्गत उन्होंने इन प्रस्तावों का समर्थन किया। तो वे कौन से भारतीय हैं जिसने 1919 के प्रस्तावों का समर्थन किया, तो आपको याद रखना है किसने किया, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। वायसराय या फिर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहला भारतीय कौन था, तो सत्येंद्र सिन्हा को याद रखेंगे। 1919 के अधिनियम के द्वारा 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना होगी, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आप देखो वयस्क मताधिकार, तो वयस्क मताधिकार क्या है, अधिनियम के तहत कौन सा अधिनियम सर, तो 1919 पर ही अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब सर आप इतना क्यों घिस रहे हैं कि चिंगारी निकल जाए, तो इसीलिए क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि अब आप ये नहीं कह सकते हो कि केवल वो हेडिंग से क्वेश्चन बनाएगा। अब उसने मेंस कर दिया है और 150 नंबर का पार्ट पेपर 1 पार्ट बी इसी का टॉपिक दे दिया है पूरा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो हो जाएगा, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि हमको तो आता है, हम पर तो बन जाता है, तभी हमारे चांसेस हो जाते हैं कि हम गलत कर दें। आप देखते हैं क्या प्रावधान किया गया, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में 10 रुपए से लेकर 50 रुपए, इसके अलावा नगर में जो 2000 रुपए वार्षिक आमदनी पर आयकर दे रहे हैं, यहां पर क्या है, भूमि कर दे रहे हैं 10 रुपए 50 रुपए, और वो 2000 रुपए वार्षिक आमदनी पर आयकर दे रहे हैं। 36 रुपए मकान का किराया या फिर 36 रुपए किराया देते हैं, वह सारे लोग नगर पालिका में, ये मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मताधिकार तो मिला, लेकिन कैसे मिला, तो ये वो इसका क्या है, रूल या फिर बोल सकते हैं इसका इक्वेशन है कि इतने इतने रुपए जो लोग करते हैं, मतलब हर किसी को नहीं था। जैसे भारत में देखें तो क्या है, अभी बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, ठीक है, या फिर हर कोई कमा नहीं रहा है, तो यहां पर लेकिन हमारे पास क्या है, जो कमा नहीं रहा है 18 साल या उससे ऊपर का है तो वोटर आईडी है उसके पास, तो वोट डाल सकता है, या फिर वहां पर रजिस्टर्ड है, वह उस पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र में वह रजिस्टर्ड है तो वोट डाल सकता है, भले ही वोटर आईडी नहीं हो। बोलोगे ये क्या बात हुई, आपने देखा होगा ना, वोटर आईडी नहीं है और आपका नाम है निर्वाचन लिस्ट में, तो आप कोई भी आधिकारिक एक पहचान पत्र ले जाके वोट डाल सकते हैं। यहां पर वह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इतने इतने रुपए थे उनके पास, भले ही भूमि कर दे रहे हैं गांव में, मकान का किराया दे रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, नगर पालिका में टैक्स दे रहे हैं, तभी वे लोग क्या करते हैं, मतदान के अधिकारी होते थे। आप देखो गवर्नर जनरल की शक्तियां, जब गवर्नर जनरल या फिर हम वायसराय बोलते हैं, इतनी हम लोग बात करते आ रहे हैं, तो इसकी शक्तियां क्या थी। देखो शक्तियों में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी किसी को, एक बार मैं क्विक रिकॉल करा देता हूं आपको। कार्यपालिका मतलब क्या करना है, जो भी नियुक्ति वगैरह है ये सारी किसमें आती हैं, तो कार्यपालिका की शक्ति में आती हैं। अपनी कार्यकारिणी परिषद में उपसभापति है, पार्षद है, सचिव, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर देगा। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा के दोनों सदनों में सदस्यों को मनोनीत करेगा। नॉमिनेशन अभी मैंने बताया था ना, कितने लोग हो रहे हैं, यहाँ 30 हो रहे थे, वहां 24 हो रहे थे। चलो आगे बढ़े, कार्यकारिणी की बैठकें बुलाना, अध्यक्षता करना। अब बोलोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो,
तो देखो जब हम लोग, ये तो एक हो गया संविधान का ऐतिहासिक आधार, उसके बाद आएगा संविधान का विकास। मतलब हमको क्या पढ़ना है इन जनरल, हमको पढ़ना है जो संविधान सभा थी 1946 के कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर बनी थी। ठीक है, उसकी पृष्ठभूमि आप देखोगे तो लेट 19वीं शताब्दी, मतलब कि 1895 से चालू हो रही थी। फिर गांधी जी ने अनऑफिशियली कुछ बोला, फिर 1923 में ये अपनी स्वराज्य पार्टी बनी, इसने कुछ बोला, फाइनली 1934 में एम.एन. राय ने बोला, फिर 35 में नेहरू जी ने बोला। इसके आधार पर ये सारी कुछ चीज़ें बनती गई, तो हमको वहाँ पढ़ना है। उसके बाद फिर जो पॉलिटी जो हम रात दिन सुनते हैं, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमको पढ़नी है। तो वहीं से आप ये याद रखोगे कि बैठक बुलाना, अध्यक्षता करना, ये किसके काम थे, गवर्नर जनरल। वर्तमान में देखोगे तो किसका कार्य है, बैठकें बुलाना, अध्यक्षता करना, निर्णय लेना। तो किसका कार्य है ये, निर्णय लेना, अध्यक्षता करना, बैठकें बुलाना। तो अभी आप देखोगे ये इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। सत्र आहूत करना कौन करता है, तो वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति करता है। अध्यक्षता कौन करता है, तो संबंधित सदन का अध्यक्ष करता है। निर्णय लेना तो संबंधित सदन का अध्यक्ष। लेकिन आप देखेंगे कानून बनाने तो सारी कुछ पावर्स किस पर थी, गवर्नर जनरल पर थी। क्लियर है बात। देश में शांति व्यवस्था, लोक सेवकों पर नियंत्रण, तो ये राष्ट्रपति का पद उस समय का था। देशी रियासतों पर नियंत्रण, ये कार्यपालक है। अब विधायी मतलब कानून बनाने का, केंद्रीय विधानमंडल की बैठकें बुलाना, स्थगित करना, किसी सदन को विघटित करना, ये सारी कुछ चीजें है ना। संयुक्त बैठक बुलाना, भाषण देना, संदेश भेजना। तो अब याद रखना यहीं से आर्टिकल आपके पास 108 क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है। ठीक, तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, भारत का राष्ट्रपति। बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत से बच्चे गलत करते हैं। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। क्लियर है, यहां पर थोड़ा सा सिनेरियो अलग रहेगा। विदेशी मामले, सार्वजनिक ऋण, है ना, प्रांतीय विषयों के मामले के संबंध में विधेयक पेश करने के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी। वर्तमान जैसा देखो, बिल्कुल अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो इसको केवल एक सरसरी निगाह से देखते जाओ, और जो मैं बोलता जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनो, ताकि क्या होगा, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको वहां पर कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करेंगे। क्लियर है बात, क्योंकि जो पॉलिटी है वो अगर आपको समझ में आ रही है तभी आप पेपर में क्या कर पाओगे, क्वेश्चन के आंसर सही दे पाओगे। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है। ठीक, कथन कारण वाले क्वेश्चन आने लगेंगे, तब फिर क्या होगा, वही हो जाएगा कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव या फिर जड़ें या फिर जमीन हिल गई ना, तो ऐसे ही आपको होगा, यहाँ से कान लाल हो गए हैं, ऑनलाइन होगा तो कंप्यूटर स्क्रीन में समझ नहीं आ रहा क्या करें। ठीक है, अभी तो जैसे मेडिकल एंट्रेंस होता है नीट, उसमें क्या कर रहे हैं पीजी में कि पर्टिकुलर पोर्शन आपको इतने मिनट में ही करना है, उतने मिनट का टाइम हो जाएगा, यहाँ पर आप वापस जंप करके नहीं आ सकते। अभी हम क्या करते थे, मैथ्स में टाइम दे दिया, जीएस को हल्के में ले लिया। अभी क्या करना है, अगर 30 मिनट है तो 30 मिनट में ही जीएस करना है। इसको क्या नहीं कर सकते आप, यहाँ का टाइम यहाँ नहीं दे सकते कि मैथ्स को हम क्या कर लेंगे 30 की जगह जीएस को 30 में कर लेंगे, मैथ को 40 मिनट में कर लेंगे, या फिर हम क्या कर लेंगे 60 में कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो क्या करना है, हमको सारा कुछ पढ़ते चलना है। व्यवस्थापिका जो है, कार्य के संचालन के नियम बनाना। व्यवस्थापिका मतलब वही लेजिस्लेचर। ठीक, केंद्रीय व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करना। क्यों मैं बार बार बता रहा हूं, क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं, देखो राष्ट्रपति का भी बताया ना, वो कानून पर साइन करता है, संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक है, तीनों सेनाओं का क्या है, अध्यक्ष होता है। शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी किस पर है, राष्ट्रपति पर। शांति बहाली की घोषणा, भारत का इसके साथ ऑफिशियल घोषणा करना, युद्ध हो गया है, कौन करता है, राष्ट्रपति। ये सारा कुछ पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। लेकिन जो भी चीजें हैं बताता जा रहा हूं उसमें क्या है कि सारा कुछ क्या कर रहे हैं हम, ऐतिहासिक आधार देख रहे हैं। तब जबकि हमारा 1950 26 जनवरी से लागू होगा, प्रवृत्त हो जाएगा संविधान, फिर तो हमको क्या करना है, वो ट्रैक मिल गया, अब हमको 395 अनुच्छेद पर ही भागना है। फिर वहां से जो भी आपके पेपर में आएगा उन्हीं 395 अनुच्छेद को शफल करके आएगा कि ये संवैधानिक संशोधन कब हुआ, आर्टिकल 124 में क्या होता है, आर्टिकल 232 में क्या है। ठीक है, अनुसूची 9 में क्या होता है, ये सारी कुछ चीजें आपसे पूछेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। तो ये संविधान लागू होने के पहले की भूमिका है, इसको हमको नेग्लेक्ट नहीं करना है या फिर छोटा मानना नहीं है कि यार ये तो यार बन जाएगा।
क्लियर है बात? चलो आगे बढ़े। किसी विधेयक को ब्रिटिश सरकार की मंजूरी के लिए रोकना। चल ठीक है। अब देखें वित्तीय शक्तियां। केंद्रीय बजट उसी की देखरेख में तैयार होगा। बजट के दो भाग होंगे। प्रथम भाग में सरकार आवश्यक खर्चे से संबंधित 70% होगा, जिस पर मतदान नहीं होगा। जब मतदान नहीं होगा तो चर्चा नहीं होगी, मतलब कि अंधाधुंध जो आपको जितना भी विड्रॉ करना है वो आप करने के लिए क्या है, सक्षम हैं। दूसरा क्या है, 30% भाग जिस पर मतदान होगा। गवर्नर जनरल इसमें भी क्या कर सकता है, अस्वीकृत मांग को प्रमाणीकरण करने की शक्ति से स्वीकृति दे सकता है। मतलब कि जहां पर आपको बताया था ना, वोट डालने की शक्ति मिल गई, बजट पर बहस करने की शक्ति मिल गई। अब समझ में आया? 70% पर तो क्या है, ऐसे रहो। 30% पर क्या है, कुछ आप बोल सकते हो। उस पर भी गवर्नर जनरल के पास अधिकार है कि वो तुम्हारों को क्या कर दे, कह दे चले यार हवा आने दे। ठीक, तो याद रखें आप। अब देखो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने चूंकि 1853 से लेकर अभी 1919 तक पढ़ लिया आज की क्लास में, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो आपके एक्ट हैं, मार्लियामेंटो और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो इनको मैंने क्या किया है, एक क्विक रिवीजन के लिए आपके इनको टेबल फॉर्म में, है ना, चार्ट के फॉर्म में बनाया है। तो ये जो हमारा है ये है 1909 का मार्लियामेंटो। अब केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार क्या हो गया, सदस्य की संख्या 16 से 60 कर दी गई। होप आप सबको क्लियर होगा। प्रांतीय विधान परिषदों में क्या हुआ, ये मैंने आपको बताया था, बंबई, मद्रास, बंगाल, पंजाब, यूपी, कितने सदस्य, 30 हो गए। भारतीय सदस्य कार्यकारिणी में कौन है, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र सिन्हा को कानून सदस्य बनाया गया गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारिणी में। पृथक निर्वाचन प्रणाली, तो क्या हुआ, यही तो था, सांप्रदायिक आधार पर क्या करना, डिवाइड करना, ठीक है। तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन कहां से आया, 1909 के अधिनियम से आया। देन देखें, प्रश्न पूछने का अधिकार बिल्कुल है। पूरक प्रश्न मतलब सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं पूछ सकते, प्रश्न पूछ सकते हैं सप्लीमेंट्री मतलब पूरक प्रश्न, प्रश्न के अलावा प्रश्न, है ना। बजट पर चर्चा, देखो क्या लिखा है, सीमित अधिकार, पारित या फिर अस्वीकृत नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया 1919 में भी नहीं कर सकते थे। चलो, विधेयकों पर भागीदारी कैसी है, तो विचार और मतदान में भाग ले सकते हैं लिमिटेड रूप में, लिमिटेड फॉर्म में। कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसा है, सभी शक्ति ब्रिटेन के अधिकारियों के हाथ में अभी है 1909 में, ठीक है। कार्यकारिणी में पहला कानूनी सदस्य कौन है, तो सत्येंद्र सिन्हा, याद रखना है। इसके बाद देखें ब्रिटिश सर्वोच्चता, तो अंतिम अधिकार ब्रिटिश शासन के पास है, ब्रिटेन की संसद के पास है। बोले तो भारत सचिव के पास है, क्योंकि भारत सचिव के अंतर्गत कौन है, वायसराय। और भारत सचिव किसके अंतर्गत है, तो वो है ब्रिटेन की संसद। और ब्रिटेन की संसद कैसे हो रही है, तो वहां की महारानी के द्वारा। चलो आगे बढ़े। अब देखते हैं 1919, ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अब यहां पर देखोगे, नजर डालोगे तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने कवर कर दिए हैं। द्वैध शासन कहां से आया, तो प्रांतों में द्वैध शासन आ गया। कैसा आ गया, रिजर्व आ गए और ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट आ गए। मैंने आपको बताया था 28 और 22, याद रखना। आरक्षित विषय, तो पुलिस, न्याय, राजस्व गवर्नर के अधीन। और जो ऐसे ही विषय हैं स्थानांतरित वाले, वो देती है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भारत मंत्रियों को देती है। इसके बाद प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार हो गया। विधान परिषद की शक्तियां क्या हो गई, बहस करने का, प्रस्ताव लाने का अधिकार हो गया। द्विसदनी केंद्रीय विधान मंडल, काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी गई। जो मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय स्तर पर विधानमंडल बना, जिसमें क्या होगा, आपका उच्च सदन और निम्न सदन होगा। इसके बाद देखें गवर्नर जनरल की शक्ति, तो केंद्र में पूर्ण नियंत्रण है गवर्नर जनरल के पास, मतलब राष्ट्रपति है वो। पृथक निर्वाचन प्रणाली, तो मुस्लिम तो था, उसका एक्सटेंशन कैसे हुआ, सिख, उद्योगपति और ये सारे को जोड़ते गए, है ना, यूरोपीय जोड़ते गए, एंग्लो इंडियन को जोड़ते गए। उत्तरदायी सरकार की घोषणा, ये तो फालतू का था, आप सभी को पता है, मैंने बताया 10 वर्षों में समीक्षा करनी थी, मतलब 1929 में आना था। और यहाँ पर विरोध क्या था कि 2 साल पहले आया, चलो मान लिया, लेकिन इसमें क्या है, कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं है। तुम भारत के लिए कानून बनाते हो, एक बात बताओ, तो कुछ वो उधर का तो आदमी होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये क्या था, इसके विरोध का कारण था साइमन कमीशन के, ठीक है। अब देखते हैं, ये है हमारा क्या है, कंपैरिजन, मतलब कि तुलना। क्या कर रहे हैं हम, तुलना कर रहे हैं। 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, जल्दी से आप रिकॉल करेंगे। शासन प्रणाली देखें
तो प्रतिनिधित्व का विस्तार हो गया। 1919 में क्या आया? 1919 में आ गया द्वैध शासन। द्वैध शासन मतलब प्रांतों में द्वैध शासन। यहां पर क्या हुआ? प्रतिनिधित्व मतलब परिषद में लोगों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्र में शक्ति ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश लोगों के पास, यहां पर भी क्या है? ब्रिटिश लोगों के पास। इसके बाद देखें प्रांत में शक्ति सीमित है। यहां पर स्थानांतरित विषय मतलब जो ट्रांसफरेबल है, मैंने बताया ना, जो क्रीमी नहीं है, जहां पर अधिकार कम है, जहां पर गाली खाने के चांसेस ज्यादा हैं, लोगों से कनेक्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो जो लोगों से जुड़ेगा वही तो सुनेगा ना कि आप मेरी ये समस्या सुने, इसको सुलझाएं। नहीं सुलझा पाए, यार तुम तो कोई काम के नहीं हो, क्यों बन गए तुम मंत्री, क्यों ही उसने तुम्हें वोट दे दिया। अब उसको कौन बताए कि भैया राजस्व, वित्त, पुलिस, न्याय कहां पर है? ये तो ब्रिटेन के पास है ना। चलो, चुनाव प्रणाली यहां पर सीमित थी। पृथक निर्वाचन मुस्लिम का। यहां देखें प्रत्यक्ष निर्वाचन कुछ हुआ है ना, और पृथक निर्वाचन कितना हुआ? वही बात कि 3,000 रुपए दे रहे हैं, 36 रुपए दे रहे हैं, 10-50 गांव में दे रहे हैं भूमि कर। इसके बाद देखो कार्यपालिका, यहां पर भी ब्रिटिश नियंत्रण, यहां पर गवर्नर और मंत्री का। नागरिक स्वतंत्रता कुछ भी नहीं है। यहां पर नागरिक स्वतंत्रता है क्या? कुछ भी नहीं है। नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं है। याद रखना, वोट डाल सकते हो, ये स्वतंत्रता ही तो है, नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि हम उस क्रीमी लेयर में नहीं है। ठीक। अब देखो विधान परिषद, इसका विस्तार यहां पर भी हुआ। यहां पर देखेंगे तो और अधिक विस्तार हो गया, और द्विसदनात्मक व्यवस्था भी आ गई, जो कि हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है। अब आपको काम क्या मिलता है? अब आपके पास काम रहता है, आपको आंसर करना है भारत में, क्या करना है आपको? भारत में सुप्रीम कोर्ट, भारत में सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट से बना? किस एक्ट से बना? ठीक है, क्लियर है? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि किस एक्ट के द्वारा ईसाई धार्मिक प्रचार को मान्यता मिली? प्रचार को मान्यता मिली या फिर मान्यता दी गई? क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का आपके पास क्वेश्चन आएगा। ये सारे क्या है? आपका होमवर्क मान लें आप। आपको क्या करना है? पढ़ना है और फिर आंसर करना है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। तो हमारे पास रहेगा प्रांतों में द्वैध शासन। क्या है? द्वैध शासन किस एक्ट से लाया गया? किस एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब बताना आप, दास प्रथा जो थी, दास प्रथा उन्मूलन कब और किस एक्ट से हुआ, है ना। कब हुआ और किस एक्ट से हुआ? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मतलब कि मॉन्टफोर्ड जो एक्ट है लागू कब से हुआ? लागू कब हुआ? क्लियर है? लागू कब हुआ? ठीक। इसके बाद और देखो, अब बोलोगे सर अभी कैसे और देखें। इसके बाद आपको बताना है, पीछे ही चलना पड़ेगा हमको। इसके बाद हम बताएंगे एक और क्वेश्चन कि महिलाओं को वोटिंग का अधिकार कब मिला? महिलाओं को वोटिंग का अधिकार कब मिला? महिलाओं को वोटिंग राइट कब मिला? ठीक है। पहला भारतीय कौन था? पहला भारतीय गवर्नर जनरल, है ना। नहीं, ये क्वेश्चन गलत फ्रेम हो गया है। इसको हम क्या करेंगे? भारत का पहला गवर्नर जनरल। क्या करेंगे? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपको बताना है कि लास्ट
गवर्नर जनरल कौन था? क्योंकि जब मैं ऐसे पूछूंगा तभी आप लोग आंसर करोगे। ये क्या है? आपका होमवर्क है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, 8 से 9 क्वेश्चन जो भी हैं, आपको क्या करना है? आपको इनके आंसर करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।